कार चल पड़ी तो विवेक ने माथे से पसीना पोंछकर कहा, क्या साला नाटकबाजी में टाइम खराब करने का है। ये लोग जितना रुपया इस फंक्शन पर उड़ा रहे हैं उससे कई गरीब लोगों की खोलियां बन जाती। तुम्हें टीवी पर कवरेज भी तो मिल गया। अपन को साला कौन सा हीरो बनकर आने का था टीवी पर। 5 लाख रुपयों का क्या करोगे। अरे ये 5 लाख सालों ने बिना वजह मुझे थमा दिए हैं। अपन ने तो कभी कोई बहादुरी दिखाई ही नहीं, कोई तीर नहीं मारा। ये रकम अपन अपनी बस्ती वालों को देगा। उधर बहुत सारी खोलियां ऐसी हैं जो बरसात में टपकती हैं, नालियों में गंदगी बहती है। उधर अपन साला कई फ्लश वाला सिस्टम वाला लैट्रिन बनवाएगा। कुछ देर बाद वे लोग बंगले पहुंच गए। रीमा देवी जाग रही थी। वो ड्राइंग रूम में एक आराम कुर्सी पर बैठी टीवी देख रही थी। अरे माँ, तूने मुझे टीवी पर देखा? विवेक ने माँ के पास आकर उत्साह से पूछा। हाँ बेटा, देखा भी और सुना भी। भगवान दुनिया की सारी माँओं को तेरे जैसा ही पुत्र दे। पहले ये बता माँ, अपन कैसा दिखेला था? माँ को तो अपना लाल हर तरह से सुंदर लगता है। विवेक माँ से लिपट गया। देवयानी मुस्कुरा पड़ी। विवेक को दूसरे ही दिन सिविल इंजीनियर की नौकरी का चार्ज मिल गया। देवयानी ने नया पैंट, कोट, सूट इत्यादि से उसका हुलिया बदलने में पूरी सहायता की और जबान पर काबू पाने की ट्रेनिंग भी देने लगी। ऑफिस की ओर से एक कार भी मिल गई थी। बंगले की बजाय समुद्र के किनारे एक कॉटेज का प्रबंध भी हो गया था, जहां विवेक रीमा देवी को ले आया। बंगले में अधेड़ आयु की एक नौकरानी रख ली गई जो रीमा देवी का सारा काम कर देती। विवेक ने सबसे पहले इनाम में मिली रकम से अपनी बस्ती के सुधार का काम शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने ना कोई फंक्शन किया, ना भाषण, ना तारीफें। हाँ, पूरी बस्ती वालों की दुआएं उसे जरूर मिली। इस दौरान विवेक एक दिन भी अंजलि को नहीं भूला था। एक दिन साइट से लौटते हुए उसे अंजलि की बहुत याद आ रही थी। उसने रास्ते ही में मोबाइल अंजलि का नंबर मिलाया और कान से लगाया। हेलो, अंजलि की आवाज आई। विवेक का दिल बहुत जोर से धड़क उठा। पहचानो तो कौन है? विवेक ने कहा। दूसरी ओर से एकाएक डिस्कनेक्ट हो गया। विवेक के मस्तिष्क को झटका सा लगा। उसने फिर नंबर मिलाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। विवेक को गुस्सा आ गया। उसने जल्दी से स्टीयरिंग घुमा दिया। पिछली 2 कारें विवेक की कार से टकराकर एक दूसरे से टकराईं। विवेक की कार का पिछला बम्पर टेढ़ा हो गया। पिछला पूरा ट्रैफिक रुक गया। लोग गालियां देने लगे। विवेक बिना किसी की परवाह किए कार दौड़ाता चला गया। उसकी कार के पीछे एक ट्रैफिक कांस्टेबल और एक पुलिस इंस्पेक्टर की मोटरसाइकिलें लग गई। विवेक हवा की तरह कार दौड़ाता हुआ अंजलि के बंगले के फाटक पर रुका। दोनों मोटरसाइकिल वालों ने विवेक की कार को घेर लिया। विवेक ने शीशा उतारकर नथुने फुलाकर कहा, चालान करने का है तो करो, पर बोर नहीं करने का। अरे मिस्टर विवेक, आप तो वही हैं जिसे मेयर ने इनाम दिया था। तो क्या हो गया, तुम लोग अपना काम करो। सॉरी विवेक साहब। और वो दोनों लौट गए। साला ये ड्यूटी निभाएगा, अपन को सिर्फ इनाम वाला देखकर ही अपने को छोड़कर चला गया। चौकीदार ने फाटक खोल दिया। कार अंदर घुसकर पोर्च में रुक गई। विवेक सीधा अंदर घुसता चला गया। अंजलि ऊपर जाने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगी। ठहरो अंजलि, विवेक ने कहा। अंजलि के कदम रुक गए, होंठ भिंच गए। तुम क्यों अपन से भाग रही हो? विवेक, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। विवेक के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ। उसने आश्चर्य से कहा, क्या बोली? अपन तेरा पीछा छोड़ दें? विवेक लंबी छलांगों से सीढ़ियां चढ़कर उसके सामने पहुंच गया और उसकी दोनों बाहें पकड़कर गुर्राया। अब बोल के दिखा फिर से। विवेक। साली, क्या विवेक विवेक बोल रही है? मैं तुझसे प्यार कर रहा हूँ, मजाक नहीं। साली, अगर तेरे हाथ की लकीरों में विधवा होना ना लिखा होता तो तू आज मेरी घरवाली होती। ये साला महेश मरने का था, तभी तो अपन ने तेरा ब्याह उसके साथ कराया था। मगर वो अब नहीं मरेगा। डॉक्टर हेमरसन ने चेकअप कर लिया है, वो बच जाएगा। बच जाएगा? साली, तो अपन उसको मार डालेगा। अपन का विश्वास है कि ऊपर वाले ने आदमी का भाग्य उसके हाथ की लकीरों में लिख दिया है। इस अनुसार महेश को मरना ही है। तेरे को छोड़ने की बात छोड़कर सब कुछ मानूंगा। तुम्हारा विश्वास भाग्य रेखाओं पर ठीक है, लेकिन ये बात भी तुमने मानी है कि उपाय से आई बला टल जाती है, और उपाय ही से तुम्हारे हाथ में तीसरी शादी की रेखा बन गई। हाँ, फिर हो सकता है अनजाने में
या जानबूझकर महेश से ऐसा उपाय हो गया हो कि उसके हाथ की रेखा बदल गई हो, इसीलिए यह फैसला भगवान पर छोड़ दो। क्या मतलब? अगर महेश ऑपरेशन से भला चंगा हो गया तो तुम्हें अपने प्यार का त्याग करना होगा। हरगिज नहीं, अपन महेश को मार डालेगा तो क्या होगा? क्या मैं तुम्हें मिल जाऊंगी? मैं विधवा हो जाऊंगी, तुम फांसी पर चढ़ जाओगे, स्वयं तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें जीने नहीं देगी। वो कत्ल नहीं, खून सिर चढ़कर बोलता है। तुम्हारी माँ भी इस आघात को सहन नहीं कर पाएगी। विवेक का शरीर झन्ना गया। विवेक, तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार माँ से मिला है और तुम उन्हें सबसे बढ़कर प्यार करते हो। उनके लिए सब कुछ तुम ही हो, इसीलिए फैसला कर लो, तुम्हें पत्नी की ज्यादा जरूरत है या माँ की? विवेक चिल्ला पड़ा, नहीं नहीं, अपन के लिए माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। तो फिर अपनी जिद छोड़ दो, फैसला भगवान पर छोड़ दो। क्या खेल करा है भगवान अपन के साथ अंजू। भगवान हर जन्म में आदमी की परीक्षा लेता है, और कितनी परीक्षाएं लेगा। विवेक, भगवान ने तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी नियामत दी है, और माँ तो देवी है, साक्षात देवी। अंजू, बोलो, क्या तुम माँ के बदले मुझे मांग सकते हो? तो फिर मान जाओ, एडजस्ट कर लो। हो सकता है भगवान ने देवयानी को मेरी जगह तुम्हारी पत्नी इसीलिए बनाया हो। अंजलि बोली, देवयानी बहुत बुरी लड़की थी, मगर तुम ऐसे फरिश्ते हो विवेक, जिसकी छाया में रहकर देवयानी शरीफ और वफादार पत्नी बन गई। उसने तुमसे इतना निस्वार्थ प्यार किया, हर कदम पर तुम्हारी सहायता की, तुम्हें संभाला, तुम्हारी माँ का मन जीता, तुम्हें नौकरी दिलवाई। उससे बड़ा बलिदान तुम्हारे सुख और तुम्हारी कामयाबी के लिए शायद ही कोई लड़की कर सकती थी। विवेक कुछ नहीं बोला। मैं तुम्हें वचन देती हूँ विवेक, कि अगर महेश को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी हूँ, मगर अभी पूरा समाज मुझे महेश की पत्नी के रूप में जानता है। प्यार करने वाले कभी एक दूसरे का अनादर नहीं करते। अपन क्या करें अंजू, बहुत संभालता हूँ मन को। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मन को मार भी लूं, साधु बन जाऊं, पर अपन का बच्चा, इस सत्य की कैसे उपेक्षा करूं? अंजू ने घबराकर इधर उधर देखा और बोली, धीरे बोलो, नौकर भी ना जान पाए कि मैंने 2 रातें तुम्हारे साथ भी बिताई हैं और मेरी कोख में तुम्हारा गर्भ है। अंजू, तुम जाओ और भगवान के फैसले का इंतजार करो। बस एक बार अपन को बोल दो कि तुम अपन से सच्चा प्यार करती हो। विवेक, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, इसमें संदेह क्यों करते हो? क्या शादी के बाद? ये शादी नहीं, समझौता था। ये बात महेश भी जानता है। तुम इस समझौते को चालू रखना चाहती हो, इसीलिए कि अगर महेश बचकर आ गया तो मैं क्या कहकर उससे तलाक लूंगी। विवेक ने कुछ न बोला, उसके होठ सख्ती से भींचे हुए थे। अंजलि ने फिर कहा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो विवेक, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और बदनाम मत करो। कहते कहते उसने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखें छलक पड़ी। विवेक तेजी से मुड़ा और तेज तेज चलता हुआ नीचे उतरकर बाहर की ओर बढ़ गया। विवेक कुछ घबराया सा पाटिल के सामने पहुंचा तो पाटिल ने कुछ कड़ी दृष्टि से उसे देखते हुए कहा, मिस्टर विवेक, आपके विरुद्ध बहुत शिकायतें सुनने में आ रही हैं। नौकरी छोड़ दूं कहिए तो? विवेक मेज पर हाथ टेक कर गुर्राया, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आप मजदूरों से अधिक घुल मिलकर बातें ना किया करें। मालिक और नौकर का जो अंतर है वो बना रहना चाहिए, नहीं तो कदम कदम पर काम में रुकावटें पड़ेंगी। मजदूर छूत की बीमारी नहीं है, सब इंसान एक जैसे हैं। मैंने अपने जीवन के 20 साल उनके बीच गुजारे हैं। ठीक है, मगर हमारी वो खोलियों वाली स्कीम आपने मजदूरों और गरीबों के लिए अपने सिर पर लेकर हमारे रेट बहुत गिरा दिए हैं। इससे बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा। मैं जानता हूँ वो इससे अधिक नहीं दे सकते। प्रॉफिट तो आप बड़े लोगों से करोड़ों में कमा लेते हो। अच्छा, ठीक है। इतने में विवेक का मोबाइल बोला। विवेक ने मोबाइल को निकाल कर कान से लगाकर कहा, हाँ बोलो देवयानी, तुम ऑफिस से कब निकल रहे हो? क्यों? पहले मेरे बंगले आना। थोड़ी देर बाद विवेक की गाड़ी देवयानी के बंगले की ओर जा रही थी। देवयानी बरामदे में ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। विवेक को गाड़ी से निकलकर पहुंचते देखकर उसने अपने आप को काफी हद तक संभाल लिया था। दोनों ड्राइंग रूम में आ गए और काउंटर पर जा बैठे। क्या बात है देवयानी,
अभी अंजलि का फोन आया था। विवेक के मस्तिष्क में झटका सा लगा। क्या बोली थी वो? महेश का ऑपरेशन सफल हो गया है। उसके डैडी वापस आ गए हैं बेटे का खुशी भरा स्वागत करने के लिए। महेश मेरी मम्मी के साथ संडे को पहुंचेगा। मेरी मम्मी अचानक ही वहां उसको मिल गई थी। विवेक के मस्तिष्क में अनेकों छनाके गूंज उठे। उसने बोतल उठाकर मुंह से लगाई और आधी बोतल एक बार में खाली कर दी। फिर देवयानी का हाथ पकड़कर कहा, सब खल्लास। साला अपन का प्यार चला गया। अपन का फैसला महेश के हक में गया। अब अपन तेरे को ही अंजू समझने की कोशिश करेगा। विवेक, देवयानी की आवाज कांप गई। हाँ देवयानी, तू बहुत अच्छी है। वो साली अपन को धोखा दे गई। अपन का दोस्त अपन को दगा दे गया। तूने अपन का साथ नहीं छोड़ा। अपन को कुछ से कुछ बना दिया है विवेक। और अचानक देवयानी विवेक के सीने से लगकर रो पड़ी। नहीं देवयानी, रोने का नहीं। आज से अपन तो हंस हंस कर लाइफ पास करेंगे। इसी बंगले में तूने अपन को पहली बार भरपूर प्यार दिया था। अब अपन दोनों इसी बंगले में गोल्डन नाइट मनाएंगे। विवेक, अब बहुत देर हो गई। काश यह फैसला तुमने चंद घंटे पहले कर लिया होता। मुझे मम्मी का फोन आया था कि महेश का ऑपरेशन सफल हो गया है। वो लौट कर आ रहा है। मैं समझ रही थी कि इस तरह तुम जैसे देवता का विश्वास भगवान पर से न उठ जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी पत्नी को मर जाना चाहिए ताकि तुम्हारा विश्वास भगवान पर बना रहे। विवेक चीख पड़ा, देवयानी। हाँ विवेक, मैं बहुत बुरी थी। तुम्हारी छाया में अच्छी बन गई। मैं भगवान को मानती भी नहीं थी, मगर तुम्हारे रूप में मैंने धरती पर भगवान को देखा और उसे मानने लगी। आज मैं डर गई थी कि एक देवता कहीं राक्षस ना बन जाए। इसीलिए तुम्हारा विश्वास बनाए रखने के लिए आत्महत्या करने के लिए मैंने जहर खा लिया है। विवेक पागलों की तरह चिल्लाया, देवयानी। हाँ विवेक, वैसे भी मैं तुम्हारे योग्य नहीं थी। मेरा अतीत कोई अच्छा नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ कि मरने से पहले तुमने मुझे स्वीकार कर लिया। मैं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ रही हूँ, अपने देवता, अपने भगवान की बाहों में। कहते कहते देवयानी की गर्दन लुढ़क गई। विवेक ने उसे झंझोड़ा, फिर जल्दी से उसे उठाकर बाहर की ओर दौड़ा। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। लेकिन जो दम तोड़ दे उसे कौन रोक सकता है? डॉक्टर ने नाड़ी टटोली, आंखें देखी और कहा, ये तो अब वापस नहीं लौट सकती। और विवेक देवयानी के सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा।